भारत का भविष्य तय करना मतलब संविधान को रचने की हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ी। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक अहर्निश चर्चा चलती रही, विस्तृत चर्चा चलती रही। देश के भविष्य, देश चलाने के नियम और देश की परंपरा को समाहित करते हुए देश को आगे ले जाने का संकल्प इतनी विस्तृत चर्चा के बाद बना। 13 समितियों में कार्य विभाजन किया गया, 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग समिति बनी और जनता के अभिप्राय के लिए भी शायद ही दुनिया का कोई ऐसा संविधान होगा जिसका ड्राफ्ट पूरी जनता को कमेंट्स के लिए दिया गया और कमेंट्स पर भी बहुत डिटेल चर्चा कर उचित बदलाव भी किए गए। इतनी लोकतांत्रिक परंपरा से और प्रक्रिया से बना हुआ हमारा संविधान 295 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों में बटा है और ये सभी संविधान के अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं वो विश्व में कोई भी संविधान से ज्यादा उदात्त और उत्तुंग मानव मूल्यों का सृजन करने वाले रहे हैं मान्यवर। इसलिए हम सबको इस पर गर्व है और हम सब ये संविधान को हमेशा मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहूंगा मान्यवर, नंदलाल बोस जो गुरुवर टैगोर के अंतेवासी थे, बहुत बड़े कलाकार थे। इन्होंने 4 वर्ष का समय लेकर संविधान को सजाने का काम किया और उन्होंने जो संविधान लिखा गया था इसके अनुरूप घटनाओं को संविधान के अंदर उकेरने का भी काम किया। इतिहास, धर्म, संस्कृति और परंपरा, सबसे मानव जीवन के उच्च मूल्य देने वाली सभी संदेशों को, घटनाओं को उन्होंने चित्र रूप में यहाँ पर उकेरा। यहाँ पर भगवान राम का चित्र भी मिलेगा, बुद्ध और महावीर का भी मिलेगा, दशम पिता गोविंद सिंह जी का भी चित्र मिलेगा। गुरुकुल, हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए इसका संदेश भी मिलता है। राम, सीता, लक्ष्मण वो एक प्रकार से हमारे अधिकारों का चित्रण करते वक्त दिखाए गए। भगवत गीता के संदेश का चित्र भी दिया। शिवाजी और लक्ष्मीबाई को भी यहाँ पर स्थान देकर देशभक्ति के उत्तुंग पाठ हमें पढ़ाए। नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति का हमें स्मरण कराती है और नटराज जीवन में बैलेंस कैसे होना चाहिए वो बैलेंस के सिद्धांत को भी प्रतिरूपित करता है। मैंने आज थोड़ा यहाँ आने से पहले क्या क्या चर्चा हुई राज्यसभा में, उसमें हमारे एक सम्मानीय सदस्य ने कहा कि चर्चा का स्तर कितना नीचा हो गया है कि यहाँ चित्रों की चर्चा हो रही। मान्यवर, अगर संदेश लेना नहीं आता तो संविधान का भी कोई उपयोग नहीं। ये सारे जो चित्र लगाए हैं वो हमारे हजारों साल से चलने वाले हमारे राष्ट्र के जीवन को उद्घोषित करने वाले। और कोई ये न समझे कि हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल है। हाँ, हमने हर संविधान का अभ्यास जरूर किया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऋग्वेद में कहा गया हर कोने से हमें अच्छाई प्राप्त हो, शुभ विचार प्राप्त हो और शुभ विचार को स्वीकारने के लिए मेरा मन खुला हो। मान्यवर, हमने सबसे अच्छा लिया है मगर हमारी परंपराओं को नहीं छोड़ा है। पढ़ने का चश्मा अगर विदेशी है तो संविधान में भारतीयता कभी नहीं दिखाई देती। और मैं मानता हूं कि जिसने भी संविधान को सिर्फ शब्दों में छापा है और चित्रों को निकाल दिया है, उन्होंने संविधान की भावनाओं के साथ छल किया है। चित्र बगैर का संविधान अधूरा संविधान। मान्यवर, इसके अंदर संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बने, डॉक्टर BR आंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमान काजू, KT शाह,
आयंगर, मौलाना आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, के.एम. मुंशी ऐसे विद्वानों ने अनेक चर्चाओं में हिस्सा लेकर संविधान को समृद्ध और संपूर्ण बनाने का काम किया। परंतु इतना ही नहीं, संविधान सभा के जो सदस्य थे इसके अलावे भी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक महाराज, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय और राष्ट्र, लोकतंत्र और हमारी परंपराओं में उच्च मूल्यों को स्थापित करने वाले हर महापुरुष की भावनाओं का ये महापुरुषों ने उल्लेख कर कोई न कोई सिद्धांत को प्रस्तापित किया है। मान्यवर, जब इतने सारे मनुष्यों का अच्छा विचार जिस संविधान में हो उसको सफल होना ही था। ये संविधान सफल होने के लिए संविधान सभा की चर्चा अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो वेद, उपनिषद, चाणक्य नीति, विदुर नीति, शांति पर्व, रामायण और महाभारत इसमें से निपजे हुए मानव जीवन के सभी मूल्यों को भी इसके अंदर हमने समाने का प्रयास किया था। मान्यवर, 75 साल हो गए संविधान को किस प्रकार से हमारे राजनीतिक दलों ने और हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ हमारी सरकारों ने भी किस प्रकार से आगे बढ़ाया, इसकी भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं मानता हूं ये चर्चा समय उचित होगी। हमारे संविधान की रचना के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने बहुत सोच समझकर एक वाक्य किया था। मैं आंबेडकर जी के वाक्य को सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोट, कोई संविधान कितना भी अच्छा हो वह बुरा बन सकता है अगर जिन लोग पर उसको चलाने की जिम्मेदारी है वो अच्छे न हो। उसी तरह से कोई भी संविधान कितना भी बुरा हो वो अच्छा साबित हो सकता है अगर उससे चलाने वालों की भूमिका सकारात्मक और अच्छी हो। ये दोनों घटनाएं मान्यवर हमने हमारे संविधान के 75 साल के कालखंड के अंदर देखी है और मैं तथ्यों के आधार पर सदन के सामने और सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने भी रखना चाहता हूं। हमारे संविधान को कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं माना गया। समय के साथ साथ देश भी बदलना चाहिए, समय के साथ साथ कानून भी बदलने चाहिए और समय के साथ साथ समाज भी बदलना चाहिए। परिवर्तन ये जीवन का मंत्र है, सत्य है। इसको हमारे संविधान सभा ने स्वीकार किया था। इसलिए आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन इसके लिए प्रोविजन किया गया। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और ये घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए किसी का। भाजपा ने 16 साल राज किया माननीय, 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी करें। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की। और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। ये परिवर्तन का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं और संविधान को तोड़ मरोड़ कर फॉर्मेलिटी कर भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना था? क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए? क्या हमारे जिनको अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को समकक्ष अधिकार लेने के लिए परिवर्तन किए गए? या
अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन करें। इस पर से ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास ये सबको मालूम पड़ता है। मैं ज्यादा संविधान के संशोधन में नहीं जाऊंगा मान्यवर। दोनों प्रमुख दलों के 4 संविधान संशोधन को मैं लेना चाहूंगा। पहला संशोधन हुआ 18 जून 1951 में। संविधान सभा ने ही ये संशोधन करना पड़ा, क्योंकि संविधान बनाने के बाद, संविधान स्वीकारने के बाद आम चुनाव में जाने तक का भी धैर्य कांग्रेस पार्टी में नहीं था। अभी लोकसभा नहीं बनी थी, अभी राज्यसभा नहीं बनी थी, और संशोधन लेकर आए। अब उसका उद्देश्य क्या था? 19A जोड़ा गया। 19A जोड़ा गया, वो किस लिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की आजादी पर स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए पहला सुधार आया। और किसने किया मान्यवर? उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधान। आप बता चुके। अब मान्यवर नो सिडॉन जयराम जी, he not yielding. We heard leader of the opposition. मान्यवर, Unless there एक is सेकंड। yielding, let us hear. मान्यवर, मेरा लंबा अनुभव है आजकल करते हुए। मुझे 30 साल हो गए विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए। संसद में भाषण करने का मेरा अनुभव है मान्यवर। वो विरोध तभी कर सकते हैं जब मेरी बात सच न हो। अगर मेरी बात सच नहीं हो तो बताए वो संविधान संशोधन नंबर 1, अब सुनिए, संविधान संशोधन नंबर 1 वो अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करने के लिए ही लाया गया था और जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया। मान्यवर, 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी। पार्टी तो वही सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी। 5 नवंबर 1971 को संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन। और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया। तो एक प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का टेल करते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री उसी परिवार से आते हैं, वो नागरिकों के मौलिक अधिकार को कर्टेल करने का अधिकार लेते हैं। और 39वां संविधान संशोधन अब तो इंतहाई कर दी मान्यवर, सब सीमाओं को पार कर दिया। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता रहे हैं। 10 अगस्त 1975 का वो दिन हमारे संविधान के इतिहास में बहुत, जब भी जिक्र होगा काले अक्षरों से ही इसका जिक्र करना पड़ेगा। उस वक्त 39वां संविधान संशोधन आया मान्यवर। 39वां संविधान संशोधन क्या था? इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया। अभी कुछ नहीं है, ईवीएम ले लेकर घूमते हैं, हारते हैं और ईवीएम ले लेकर, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है
और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली।